हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो ये हमने जो है वो लेक्चर नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने वो सब कुछ पढ़ लिया जो भी प्रोसेस था हमारा, और ट्रांसपोर्टेशन का भी जो टॉपिक थे वो काफी हमने उसमें कवर कर लिए। कुछ टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और इस लेक्चर को आज हम एंड भी कर देंगे, इस चैप्टर का ही दी एंड कर देंगे। ठीक है, आपका लाइफ प्रोसेस आज पूरा कंप्लीटली फुली कंप्लीटली जो है वो एंड हो जाएगा। तो उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग का जो है हमने वो प्रीवियस क्लास में काफी कवर किया था। अब हार्ट के बारे में कवर करेंगे, मतलब जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग में। उसके बाद प्लांट में करेंगे, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देन उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा एक्सक्रिएशन। उसके बाद हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आप आराम से दिल थाम के बैठिए और स्टार्ट हो जाइए। आगे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, अगर आराम से फोकस के साथ पढ़ना, क्योंकि मतलब जो हार्ट है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, जिसको समझने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, समझ चाहिए अच्छे से। तो आज आप सोच रहे होंगे मैम आपने बोर्ड पे क्यों नहीं कुछ लिखा है, ब्लैंक क्यों है बोर्ड? बोर्ड में लिखूंगी मैं बाद में, उससे पहले मैं आपको बुक के थ्रू को समझाना चाहती हूँ। आप हार्ट का डायग्राम देखिए, अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो और उसमें आप देखोगे हार्ट का डायग्राम। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अपने हार्ट के प्रोसेस को। देन आप थ्योरी पढ़ोगे, फिर तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आने के बाद आप खुद अपने हाथों से नोट्स बनाओगे। ये टास्क मैं आपको दे रही हूँ। चाहते तो मैं नोट्स लिख देती, उसी को समझा देती और आप भी नोट डाउन कर लेते, बट आपको क्या समझ में आता है एक्चुअल में कि हमारा हार्ट जो है वो कैसे काम करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। लेफ्ट एट्रियम मतलब कैसे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ कैरी करता है क्या, कैसे हार्ट पंप करता है, कितने टाइम्स में पंप करता है, क्यों फास्ट करता है, स्लो करता है, हार्ट रेट स्लो कैसे होती है, हार्ट बीट फास्ट कैसे हो जाती है, क्या बीपी शुगर की वजह से होते हैं क्या। तो ये सब कुछ डाउट आपके मन में आएंगे, बट कब आएंगे? जब आप खुद चैप्टर को पढ़ोगे, मतलब इस टॉपिक को पढ़ोगे। चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, टॉपिक आपको एक दे रही हूँ, ये टास्क आपका है। घर पे बैठ के आराम से उसको पढ़ोगे आप, फिर आप नोट खुद बनाओगे, तब आपको हार्ट के बारे में, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के बारे में अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना। तो यहाँ देखो हार्ट के प्रोसेस के बारे में हम सबको पता है, हमारे बॉडी में जो हार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है ब्लड को पंप करने में। ब्लड कितने टाइम्स में पंप होता है बॉडी में, मतलब हार्ट जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड को कैरी करता है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि जो हार्ट है वो मतलब टू टाइप्स के, देखो, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा है आपका डीऑक्सीजनेटेड, या मैं डीऑक्सीजन लिख रही हूँ। इन दोनों को कौन कैरी करता है? हार्ट कैरी करता है। इन दोनों को कैरी कौन करता है बच्चों? हार्ट करता है। मतलब हार्ट के अंदर ये दोनों प्रोसेस होते हैं। ऑक्सीजन को भी वो कैरी करेगा, डीऑक्सीजन को भी कैरी करेगा, प्लस वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी करेगा और O2 को भी करेगा, ऑक्सीजन को भी करेगा। बट ये कैसे करते हैं? एक ही हार्ट में कैसे प्रोसेस होते हैं? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट मतलब राइट वेंट्रिकल, इनके प्रोसेस के थ्रू होता है। तो यहाँ डायग्राम को देखो, आपको ना यहाँ नीचे की साइड में जो अपने हार्ट के नीचे की साइड में होते हैं ना, उन्हें अपन कहते हैं वेंट्रिकल। यहाँ पे इस साइड में राइट वेंट्रिकल हो गया, उस साइड में अपना क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ओके, तो ऊपर की साइड में आप देखोगे तो राइट में आपको एट्रियम मिलेगा, लेफ्ट में आपको क्या मिलेगा? एट्रियम मिलेगा। तो ऊपर के साइड में हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन पे होता है बच्चों क्या? एट्रियम होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ब्लड आपका जो है वो यहाँ से कैरी होकर आएगा। यहाँ देखो ब्लड आपका आ रहा है यहाँ से कैरी होकर। ओके, इस वाले राइट लेफ्ट एट्रियम में आपका ब्लड आएगा, सर्कुलेट होगा और इधर से वापस कौन से? राइट वेंट्रिकल से वो मूव ऑन हो जाएगा और वो जाएगा 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 और यहाँ ऊपर की तरफ एरोटा, ये एरोटा आपके ब्लड को, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो हमारे हार्ट से ऑक्सीजन लेके आया है, ऑक्सीजनेटेड हुआ है, उस ब्लड को वो बाहर निकाल देगा। और हर बॉडी पार्ट ऑर्गन को रिक्वायरमेंट है, वहां पे वो ब्लड चला जाएगा, मतलब पूरी बॉडी में वो फैल जाएगा। तो जाएगा कहाँ से? एरोटा से जाएगा। ठीक है, एट्रियम याद रखना, एट्रियम जो होता है वो ब्लड के अभी होता है, मतलब ब्लड को दूर लेके जाता है हार्ट से। कौन? एट्रियम। वेंट्रिकल ब्लड को अंदर लेके आता है, पास लेके आता है। तो एरोटा से वो बाहर चला जाएगा, मतलब एट्रियम वाला पार्ट ही हो गया ना एरोटा। तो ये ब्लड को बॉडी के मतलब बाहर लेके चला गया, हार्ट के बाहर लेके चला गया एरोटा से। फिर पूरी बॉडी में जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हमारे हार्ट में आएगा, ठीक है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, देन उसके बाद वापस वो हमारे हार्ट में आएगा, तो वो हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। वो आएगा यहाँ से वेना केवा से, अपर बॉडी, मतलब ये अपर बॉडी जो है हार्ट की,
यहाँ से आएगा राइट एट्रियम में और नीचे की तरफ ये मूव करेगा, देन वो लंग्स में चला जाएगा। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे मतलब हार्ट में आएगा, बॉडी से पूरा मतलब ब्लड जो है वो फिल्टर होके आएगा, तो वो इस तरफ चला जाएगा नीचे की तरफ। फिर यहाँ देखो आपको वेना केवा भी दिख रहा होगा, ये ब्लड को वापस यहाँ इस नीचे वाले पार्ट में कैरी करेगा और ऊपर वाले पार्ट से वो मतलब वापस निकल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वापस वो बाहर निकल जाएगा। तो ये आर्टरीज के बारे में आपको दे रखा है। अब आप पढ़ोगे ये पैराग्राफ, इसमें आपको दे रखा है हार्ट जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, कैसे वर्क करता है कैसे नहीं करता, चैम्बर्स होते हैं हार्ट के कितने होते हैं, सुना होगा 4 चैम्बर्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं कौन कौन से नहीं, ये पैराग्राफ आप खुद पढ़ोगे, समझोगे, फिर नोट्स बनाओगे। ओके, ये चीज मैं आपको दे रही हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, बताओ हार्ट जो है वो हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन करता है या सिंगल सर्कुलेशन करता है, वो बताओ आप मेरे को। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिएगा कि हार्ट ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन प्रोसेस क्रिएट करता है या फिर सिंगल प्रोसेस क्रिएट करता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ, हार्ट का जो यहाँ देखो ये प्रोसेस आपको दे रखा है, ये प्रोसेस आपको दे रखा है, इसमें बता रखा है ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो डबल सर्कुलेशन प्रोसेस क्रिएट करता है। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन वो कैरी करके आया फिर वापस वो हार्ट में आएगा, मतलब एक बार तो ब्लड हमारे हार्ट से बॉडी की तरफ गया, वापस वो पूरा फिल्टर्ड होके पूरा सर्कुलेशन क्रिएट करके वापस वो हार्ट में आएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, इसलिए इसमें बोलते हैं डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी में। लेकिन सिंगल सर्कुलेशन किसमें होता है, वो होता है फिश में। फिश में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। ध्यान रखना, फिश में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। फिश में सिंगल सर्कुलेशन गिल्स के थ्रू होता है, गिल्स सुना होगा आपने, वो होता है। ठीक है, यहाँ देखो ऑक्सीजन एंटर्स द बॉडी इन लंग्स, कैसे लंग्स में ऑक्सीजन जो होगी जाएगी, यहाँ देखो ये लंग्स कैपिलरीज हो गई, ये एरोटा से जब बाहर गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये लंग्स में पहुंच गया बॉडी में, फिर वापस वो लंग्स से बाहर चला गया, बॉडी से अलग हो गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस आपको डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम की थ्योरी आपको यहाँ मिलेगी, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ब्लड सर्कुलेशन जो है हार्ट के अंदर पूरा कैसे होता है, वो भी डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। ओके, पल्मोनरी आर्टरी जो है लंग्स के पास, ये देखो वेना केवा के थ्रू वापस हार्ट के अंदर आई है, तो ये कैसे जो है वो सेपरेशन मतलब अलग अलग हो जाते हैं, राइट साइड अलग हो गई और लेफ्ट साइड अलग हो गई हार्ट की। वो पूरा प्रोसेस देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एनिमल्स में कैसे होता है, जैसे फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ इस प्रोसेस में दे रखा है। यहाँ पे डबल सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन के बारे में और यहाँ आपको हार्ट के बारे में इतना वर्क मैं आपको दे रही हूँ जो आपको करना है बच्चों। ओके, विथ नोट्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि हमने अच्छे से नोट्स जो है वो बना लिए हैं, हार्ट के बारे में हमने अच्छे से कर ली हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट हो तो वो तो वैसे भी मैं सॉल्व करूंगी, चैप्टर एंड होने के बाद हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास प्रोवाइड कराऊंगी, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये टास्क मैंने दिया जो कंप्लीट करना है हार्ट के बारे में पूरा। ओके, तो उससे पहले मैंने लिखा कुछ नहीं है, तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ उसको सीरियसली समझना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है कि वाई वी नीड चैम्बर्स इन द हार्ट, हार्ट के अंदर हमें चैम्बर्स की नीड क्यों होती है भाई, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बहुत है, ये क्या इतना प्रोसेस लंबा खींचने की जरूरत थी कि 4 चैम्बर डाल दिए हार्ट में, 4 चैम्बर की कहाँ जरूरत है, जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ रखा है इनमें से, कई बार पूछ रखा है एमसीक्यू फॉर्मेट में, फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट में, ट्रू फॉल्स में, कई बार भी पूछ रखा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, भाई ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट भी तो करेंगे आपस में मिक्स होने के लिए। अगर राइट एंट्री मतलब जैसे आपने देखा होगा हार्ट में पढ़ा है आपने, यहाँ देखो जैसे आपका ये प्रोसेस है, यहाँ पे आपको राइट एट्रियम दे रखा है, यहाँ पे आपको लेफ्ट एट्रियम दे रखा है, जस्ट मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब यहाँ से अगर ब्लड आ रहा है, ब्लड कैरी हो रहा है, ठीक है, हार्ट से ब्लड कैरी हो रहा है और वो इसमें जा रहा है, राइट एट्रियम में वो ब्लड जा रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड होके वापस लेफ्ट में भी तो जाएगा, नहीं बताया मैंने, तो ये ऐसे घूम के सर्कुलेशन करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन है ना, और इसके 4 चैम्बर होते हैं, तो ये आपस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हटाता है, याद रखना हटाता है कौन, जो एट्रियम होता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके रखेगा, जो एट्रियम होगा वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और जो वेंट्रिकल होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो ये चैम्बर्स आपस में ब्लड को रिमिक्सिंग नहीं होने देते कि भाई ऑक्सीजनेटेड भी मतलब मिक्स हो गया
कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हो गई, ऐसे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो वो सिस्टमेटिक बहुत अच्छे से हमारे बॉडी को क्रिएट करता है हार्ट, इसलिए वो बता रखा है, तो वो प्रिवेंट करता है। मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाई टू बॉडी ऑर्गन इन द बेटर वे, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सप्लाई करता है ब्लड, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर पार्ट पे, हर ऑर्गन पे अच्छे से सप्लाई होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में अच्छा होगा तो वो हर जगह ब्लड जो है वो अच्छे से कैरी होगा। हाईली एफिशिएंट अप्लाई नहीं, सप्लाई ऑफ टू द बॉडी, ऑफ द बॉडी, मिस्टेक हो जाती है वर्ड्स की, इग्नोर दैट। हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ द बॉडी मतलब जो है वो हाईली ऑक्सीजन, हाईली मतलब ऑक्सीजन सब कुछ जो है वो हाईली वे में, हाईली एफिशिएंट में हमारे ऑर्गन में मतलब जो है वो सप्लाई होगी। आपने देखा होगा कई बार हमारे ब्रेन तक, जिसको न्यूरो की प्रॉब्लम होती है मोस्टली, उसमें क्या कहते हैं ब्लड जो है वो अच्छे से हार्ट के पास पहुंच नहीं, मतलब सॉरी ब्रेन के पास पहुंच नहीं पा रहा है, ब्रेन पे आके जो है ब्लड रुक रहा है, क्लॉटिंग हो रहा है, नस कोई दब रही है जिसकी वजह से हार्ट पंप अच्छे से नहीं कर पा रहा है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं है, सब कुछ आपके डॉक्टर्स के मुंह से आपने कई बार सुने होंगे। तो एक्चुअली होता है जब हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रखा होता है, या कुछ भी पल्स की किसी भी चीज की वजह से अगर ब्लड अच्छे से हमारे ब्रेन में नहीं पहुंच रहा है, अच्छे से हार्ट में नहीं जा रहा, आराम से मतलब जो है ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो उससे हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मतलब जो देखने को हार्मफुल इफेक्ट देखने सकते हैं। तो ये रेस्पिरेशन देखो, मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी प्रोडक्शन, अगर रेस्पिरेशन अच्छा होगा हमारी बॉडी में तो एनर्जी भी तो अच्छी मिलेगी, एनर्जी अच्छी मिलेगी तो क्या होगा, हम हर काम में एक्टिव रहेंगे, पढ़ाई में एक्टिव रहेंगे, अच्छे से करेंगे, माइंड अच्छा रहेगा, एक्टिवनेस होगी हमारी बॉडी में। तो किसकी वजह से हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये सब कुछ प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब देखो लिम्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से समझ लेना। लिम्ब देखो, लिम्ब वैसे एनसीईआरटी में है, कई स्कूलों में नहीं करवाते, लिम्ब को इग्नोर करते हैं, बट ये एनसीईआरटी में है इसलिए मैं आपको कवर करवाऊंगी, और 1-2 साल पेपर में मैंने देखे हैं लिम्ब के काफी क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिए जाते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन, तो ध्यान रखने चाहिए। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्ब एक फ्लूइड है, लिम्फ वेसल्स यानी वेसल्स में जो है वो लिम्फ मतलब जो फ्लूइड है वो मूव ऑन करता है, लिम्फ नोड्स, और बॉडी में देखा गया है लिम्फ के छोटे छोटे नोड्स भी होते हैं ना, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं, फंक्शन क्या क्या है लिम्फ के हमारी बॉडी में, उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो। तो देखो फंक्शन क्या है लिम्फ के, फ्लूइड बैलेंस, सबसे पहले हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसको ये बैलेंस करता है, मतलब हमारी बॉडी में अगर कुछ भी एक्सेस फ्लूइड है, मतलब हमारी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को वो हमारी बॉडी से रिमूव करेगा। फ्लूइड को क्या करेगा, सबसे पहले लिम्फ बैलेंस करेगा, ड्रेन एक्सिस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, स्पेस बैक इनटू द ब्लड, ब्लड से वो रिमूव करेगा। सेकेंड है फ्लैट ट्रांसपोर्ट, यानी कि फ्लैट को ट्रांसपोर्ट यानी जो भी फ्लूइड होगा उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट टू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि हमारी बॉडी में अगर कोई एक्सेस फैट है या फिर हमने कुछ भी डाइजेशन किया तो उसमें जो फूड को न्यूट्रिशन हमने एब्जॉर्ब किया, अगर हमारी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो उसको वो ट्रांसपोर्ट करेगा, नहीं तो वो इसके थ्रू हटा देगा, रिमूव कर देगा, नहीं तो वो ट्रांसपोर्ट करेगा हर बॉडी के ऑर्गन को, ठीक है। इम्यून सिस्टम ट्रांसपोर्ट फॉरेन मटेरियल एक्स पैथोजन टू लिम्फ नोड्स फॉर डिस्पोजल, हमारी बॉडी में जो नोड्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो वो क्या करेगा, अगर कुछ भी हमारे पास फॉरेन पैथोजन है, हमारी बॉडी में कुछ फॉरेन यानी कि बाहर के पैथोजन है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको वो हमारी बॉडी से हटाएगा, कौन हटाएगा, लिम्फ हटाएगा। तो ये एक तरह इम्यूनिटी को मतलब बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम का काम करता है, तो ये है लिम्फ का जो है फंक्शन है। अब हम पढ़ेंगे अपना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो ये ह्यूमन बीइंग का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वाला खत्म हुआ, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लिख लिया होगा आपने वो, यहाँ देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो कहाँ क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कैसे फंक्शन करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड इज नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, कई सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए फूड मतलब जो है प्लांट को, वाटर को, मिनरल को, इनकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स में, वाटर की, मिनरल्स की, फूड की, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम ह्यूमन बीइंग में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है वही सेम एक्टिविटीज प्लांट में भी तो होती है ना, वो भी तो लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग है। तो द वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, सॉइल के थ्रू वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, बाय द रूट्स, रूट्स के थ्रू होते हैं ऑफ द प्लांट, प्लांट में होते हैं वो प्रोसेस, एंड ट्रांसपोर्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, लीफ एंड फ्लावर,
और उसी वाटर की रिक्वायरमेंट स्टेम्स में होती है, लीव्स में होती है, फ्लावर्स में होती है। ओके, फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू डेवलपिंग पार्ट ऑफ प्लांट। फूड की भी रिक्वायरमेंट होती है, लीव्स को बढ़ाने के लिए फूड होगा, लीव्स अच्छे से फैलेगी, अच्छे से बढ़ेगी, प्लांट ग्रोथ आउट करेगा। इन प्लांट ट्रांसपोर्टेड इज डन बाय स्पेशल एंड वेस्कुलर सिस्टम मेड अप ऑफ। अभी पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दो स्पेसिफिक चीजों के थ्रू ये जो है पूरा होता है, जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। पहला जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, मैं आपको एक डिटेल से समझाऊंगी, मतलब जो डिफरेंस बिटवीन समझाऊंगी इन दोनों का। जाइलम होता है मतलब लीव्स के ऊपर जो रूट से हमने वाटर को एब्जॉर्ब किया, प्लांट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया रूट्स के थ्रू और लीव्स तक वो पानी पहुंचा, तो पहुंचाने का काम किसने किया, जाइलम ने किया। और फ्लोएम ने क्या किया, प्लांट के पास पानी तो पहुंच गया बट फोटोसिंथेसिस हुआ सनलाइट के थ्रू, तो उसका खाना बना, खाना भी तो चाहिए, वो प्रोसेस किसने क्रिएट किया, फ्लोएम ने क्रिएट किया। ठीक है, हम समझेंगे, उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो। तो देखो, जाइलम एंड फ्लोएम, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव, यानी कि ये जो है वाटर को रूट से लीव की तरफ बढ़ाता है, यानी कि वाटर को रूट से लेकर लीव के पास पहुंचाता है। वो काम कौन करता है, जाइलम करता है। उसके कंपेयर में फ्लोएम क्या करता है, इट कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये फूड को हर प्लांट के पार्ट पे पहुंचाता है। किसको, फूड को, और ये वाटर को। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट्स, ये मेनली डेड एलिमेंट्स जो होते हैं उनको कंपोज करता है, और ये कंपोज करता है लिविंग एलिमेंट्स को, कौन, फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट इज अनडायरेक्शनल, ये इनडायरेक्शनल में मतलब ट्रांसपोर्ट होता है इसका अनडायरेक्शनल कंडीशन में, इसका डायरेक्शनल कंडीशन में होता है, मतलब इसमें एक डायरेक्शन होती है फ्लोएम में, इसमें वो डायरेक्शन नहीं होती। इट हैज 4 टाइप्स ऑफ सेल, इसके 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ट्रैकाइट, बेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। और इसमें फ्लोएम फाइबर्स, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन शेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ये 3 पॉइंट भी आप अच्छे से याद कर लो तो भी बहुत है आपके लिए इनफ है, तो ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या है, इससे पहले आप इसको अच्छे से नोट आउट करो। तो देखो आगे क्या है, फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी ट्रांसपीरेशन का फंक्शन क्या होता है। देखो, आपने देखा होगा लीव पे अगर पानी एक्सेस वाटर पाया जाता है, अगर लीव जैसे आपने देखी है उस पे कई बार एक्सेस वाटर अपन को मिलता है। ठीक है, अब अगर लीव पर ऑलरेडी एक्सेस वाटर है और नीचे से रूट से अपन को पानी चाहिए, नीचे से प्लांट्स को पानी एब्जॉर्ब करना है, तो वो कैसे करेगी, क्योंकि ऊपर तो लो प्रेशर है और वाटर तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है ना। आपने ऑस्मो रेगुलेशन में पढ़ा होगा, क्या होता है, हाईली प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करना, तो वही प्रोसेस सेम लीव के अंदर हो रहा है। लो प्रेशर की तरफ हाई वाटर को जाना है बट ऊपर ऑलरेडी हाई वाटर प्रेजेंट है, तो वो कैसे जाएगा, वहां लीव के ऊपर पानी जो है वो कैसे जाएगा, कैसे लीव तक पानी पहुंचेगा, है ना। आपने जैसे एग्जाम्पल इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन तो क्या आप सोचो, आपके घर के ऊपर टंकी लगी है पानी की, ठीक है, छतों पे, तो उन टेरिस पे जो पानी की टंकी रख रखी है, नीचे पानी के मतलब पानी हर जगह सप्लाई करती है वो वाटर, ठीक है, तो वो हाई वाटर से लो वाटर की तरफ सप्लाई करेंगे ना, और जहाँ ऑलरेडी पानी भर रखा है वहां कैसे पानी जाएगा, नहीं जा सकता ना, तो उसको लो होना जरूरी है। लेकिन अगर वो एक्सेस वाटर को हटाना नहीं, मतलब हटाना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पानी ऑलरेडी वहां लीव के ऊपर प्रेजेंट है, तो चीज क्या कह रही है, रूट से एब्जॉर्ब करती है लीव वाटर को, क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशन, क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन क्रिएट नहीं होगा, तो ऊपर तो पानी का वैसा ही वैसा रहेगा, इसलिए ट्रांसपिरेशन क्रिएट होना जरूरी है ताकि वो एक्सेस वाटर जो है हम लीव से रिमूव कर सके, प्लांट उसको रिमूव कर सके। थोड़ी क्या कहती है, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन जो है एब्जॉर्ब करती है, क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर को, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर को ऊपर जाने के लिए, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को मूव करने के लिए वो पानी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी रूट से। एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन इट फॉर्म रूट टू द लीव, और उसमें से जो मिनरल्स होंगे वो रूट से एब्जॉर्ब कर लेगी लीव और उनको मिनरल्स मिल जाएंगे। ओके, इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, वो लीव के प्लांट के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखती है, हीट में कैसा है, कोल्ड में कैसा है, गर्मियों में, सर्दियों में, हर मौसम में प्लांट खुद को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी कौन करेगा बच्चों, ट्रांसपिरेशन करेगा। ट्रांसपिरेशन हेल्प टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, और एक्सेस वाटर को तो वैसे भी रिमूव करता है ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की हेल्प की वजह से ही तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर मूव करेगा और एक्सेस वाटर को रिमूव करेगा लीव से।
तो ये ट्रांसपिरेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछ भी रखा है। अब देखो ट्रांसलोकेशन, क्या मैं बच्चे पूछते हैं ट्रांसलोकेशन तो हमारे एनसीईआरटी में है ही नहीं। बच्चे एनसीईआरटी में है ट्रांसलोकेशन और आपको जानना भी जरूरी है, पेपर में कई बार आ चुका है। ट्रांसलोकेशन एक्चुअल में फ्लोइंग का एक पार्ट होता है, फ्लोइंग ही होता है। ये क्या करता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट टू फूड बाय फ्लोइंग। ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मतलब फूड को अपवर्ड से ऊपर से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ फूड को मूव करता है, और वो करता है फ्लोएम। क्योंकि फ्लोएम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट के, मतलब प्लांट पे, और फूड बनाता है खुद का, है ना। तो वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। यूटिलाइजेशन एटीपी ऑलरेडी, मतलब एटीपी जो है वो यूटिलाइज करेगा तभी तो फूड बनेगा, एनर्जी चाहिए। अब देखो ये चार ना इसके कुछ सेल्स है फ्लोएम के, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देखो ट्यूब्स हो गए, लिविंग सेल है, कंपेनियन सेल्स ये भी लिविंग सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग, और फ्लोएम फाइबर जो कि डेड सेल है। ये चार सेल इतनी पूछते हैं, बट ठीक है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये हो गया ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन, समझ में आ गया क्या होता है। इसमें लीफ के ऊपर जो लो वाटर होता है ना, लो वाटर क्रिएट होना चाहिए, अगर हाई वाटर है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा रूट से, वो होता है ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फूड को अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मूव करना, दिस कॉल्ड फ्लोएम एंड द पार्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन। ओके, तो इसको पहले अच्छे से नोट आउट करो, उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना लास्ट, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है, अच्छे से पहले इसको नोट आउट करो आप। तो देखो आपने ट्रांसपिरेशन ट्रांसलोकेशन लिख लिया होगा। अब है एक्सक्रिएशन, यानी हमने जो भी फूड खाया उसका न्यूट्रिशन हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्शन हो गया, सारा प्रोसेस हो गया। अब एंड में जो प्रोसेस होगा वो होगा एक्सक्रिएशन, क्योंकि इस प्रोसेस के बिना हमारा ह्यूमन बॉडी का जो एक्सक्रिएशन प्रोसेस है वो अधूरा है, मतलब हमारा ह्यूमन बॉडी का प्रोसेस पूरा अधूरा है। तो इसलिए एक्सक्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। अब आपने सुना होगा इंजेक्शन, आप एक्सक्रिएशन को इंजेक्शन जैसा मत समझ लेना, वो प्रोसेस होता है सॉलिड को वेस्ट में कन्वर्ट करना, मतलब वो सिर्फ सॉलिड चीजों को ही मतलब वेस्ट की तरफ कन्वर्ट करेगा। बट एक्सक्रिएशन जो है वो हर चीज को ब्रेक डाउन करेगा, प्लस नाइट्रोजीनियस जो भी बेसिस वगैरह हो गए उनको भी वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा एक्सक्रिएशन। तो ये बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है, और इंजेक्शन जो होता है वो छोटा रोल क्रिएट करता है। ओके, देखो एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक्सपेल करता है, मतलब एक्सपेल का मतलब कोई भी वेस्ट हुआ उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना। मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे, प्रोडक्ट होंगे, अदर टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम देयर बॉडी, हम कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह हुए हमारी बॉडी से वो क्या कर देगा, बाहर कर देगा। मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, एक्सेस मिनरल सॉल्ट वगैरह हो गए, मतलब ऐसे कुछ मिनरल सॉल्ट वगैरह हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनको भी वो बाहर निकालेगा। एक्सेस वाटर हो गया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया, नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग, यानी कि ना कुछ नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं जो कंटेन करते हैं नाइट्रोजीनियस को, जैसे देखो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जिसमें से अमोनिया इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीजें हो गई उनको क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ये प्रोसेस हो गया एक्सक्रिएशन का। अब जैसे एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है उसको देखते हैं, उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो। तो आपने लिख लिया होगा। अब देखो एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम में है फंक्शन ऑफ किडनी। उससे पहले आप एक डायग्राम देखो बुक में, ये देखो एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ये आपको डायग्राम जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छे से देखो, मैंने भी यहाँ ड्रॉ किया है डायग्राम, बट आपको पूरा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैंने रफली ड्रॉ किया है, उसका फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, इस डायग्राम को मैं पहले बोर्ड के थ्रू आपको समझाना चाह रही हूँ। देखो किडनी क्या काम करती है, किडनी सबको पता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है हमारी बॉडी में, किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन किडनी करेगी। तो एरोटा से ब्लड, यहाँ देखो एरोटा से ब्लड आएगा हमारी किडनी में, ठीक है। जो प्यूरिफिकेशन ब्लड होगा, जो ऑलरेडी सही ब्लड होगा, उसको तो किडनी अपने अंदर स्टोर करके रख लेगी, मतलब आगे वापस ऐसे भेज देगी। यहाँ देखो रेनल वेना केवा, वेना केवा के थ्रू जो सही मतलब ना ब्लड होगा वो उसको बॉडी में वापस भेज देगी। और जो ब्लड अच्छा नहीं होगा, जो ब्लड अनप्योरिफिकेशन होगा, उसको वो देखो यूरेटर के थ्रू, यूरेटर के थ्रू यहाँ ब्लेडर में, ब्लेडर की तरफ भेज देगी। ये आपको ब्लेडर यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्लेडर की तरफ वो भेज देगी। और ब्लेडर की तरफ भेजने पर वाटर फॉर्मेट के अंदर वो उसके अंदर स्टोर कर देगा। कौन, यूरिनरी ब्लेडर है, वो अपने अंदर स्टोर करके रखेगा वाटर के फॉर्मेट में, और फिर वो यूरिन की हेल्प पे यूरिन फॉर्मेट में चेंज होकर यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा वेस्ट, ठीक है, यूरिन के फॉर्मेट में। ओके, वो क्या करेगा, सही वाटर को तो वापस भेज देगा वेना केवा के थ्रू, और जो
अनवेस्ट होगा, मतलब उसको तो वापस बेच देगा, लेकिन जो वेस्ट होगा उसको क्या करेगा, हाँ ब्लैडर के अंदर उसको सेव करके रखेगा, स्टोर करके, और यूरिन के फॉर्मेट में फिर हमारी बॉडी से उसको बाहर निकाल देगा। ये काम कौन करेगा, किडनी करेगी। यहाँ देखो रेनल आर्टरी भी बना रखी है। तो ये जो चीज, इस डायग्राम को आप देखोगे ना, तो इस डायग्राम में आपको हर फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आएगा कि किडनी ये कैसे फंक्शन कर रही है, क्या फंक्शन कर रही है। ओके, तो ये ध्यान रखना। ये जो आपको ग्रीन दिख रहा होगा, ब्लू कलर का कुछ, यहाँ से जो सही वाटर होगा, मतलब जो सही, हाँ ब्लड होगा, उसको हमारी बॉडी में किडनी क्या कर देगी, वापस भेज देगी। जो खराब वाटर, खराब ब्लड होगा, उसको यूरेटर के थ्रू हमारे ब्लैडर में, यहाँ ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, और यूरिन के फॉर्मेट में वो बाहर निकल जाएगा। तो ये फंक्शन जो होगा वो किडनी का होगा। ये किडनी जो है वो फंक्शन क्रिएट करेगी। अब देखो फंक्शन एक्चुअल में किडनी के है क्या, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस। ओके, मतलब जो वेस्ट होंगे या फॉरेन सब्सटेंस होंगे उनको एक्सक्रीट कर देगी। रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशन, रेगुलेशन करेगी ब्लड का। रेगुलर ऑफ ब्लड पीएच, ओके इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि ब्लड के पीएच को भी रेगुलेट करेगा कौन, किडनी। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का प्रोडक्शन। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम का रेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी का जो मेंटेनेंस है वो भी करेगी कौन, किडनी। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी वो क्या करेगी, मेंटेन करेगी। तो ये फंक्शन है किडनी के। अब एक्चुअल में किडनी का जो है वो कौन सा फंक्शन है, फिजिकली फंक्शन किडनी जो है एक्चुअल में क्या करती है वो देखेंगे। उससे पहले आप एक डायग्राम मैंने रफली बनाया, आप ड्रॉ मत करो, बुक से देख के अच्छे से ड्रॉ कर लो। जिस मैंने आपको समझाने के लिए किया, ये फंक्शन आप अच्छे से नोट डाउन कर लो अपनी पहले नोटबुक में। तो देखो अब इसका फिजिकली कैसे करता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये डायग्राम देखो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आपके एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको बता रहा है कि कैसे जो ब्लड है वो प्यूरिफिकेशन होकर यहाँ आएगा, कैसे जो अपना मतलब जो प्यूरिफिकेशन ब्लड होगा वो नेफ्रॉन अपने अंदर ले लेगा। यहाँ पे आपको बोमेन कैप्सूल्स दिखेगा, वो बोमेन कैप्सूल क्या करेगा, ब्लड को अपने अंदर ले लेगा, मतलब जो अच्छा ब्लड होगा वो खुद को अंदर लेके हर बॉडी पार्ट में सप्लाई करेगा। तो एक प्रोसेस होता है। आप डायग्राम को देखो, डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से चीजों को समझ पाओगे, उसकी लेबलिंग वगैरह देखो। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बना पाओ तो बना लेना एग्जाम में। अब ये मत कहना मैम एग्जाम में पूछूंगी या नहीं पूछेंगे, क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाऊंगी, क्या पता पूछ भी सकते हैं। तो आपको डायग्राम की हर प्रैक्टिस होनी चाहिए, और बायोलॉजी तो है डायग्राम के ऊपर डिपेंड है ना। बिना डायग्राम के तो थ्योरी का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अपन हिस्ट्री वगैरह तो पढ़ नहीं रहे, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। तो इसलिए वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ देखो अब इसमें कैसे प्रोसेस होता है, उस थ्योरी के बेस पर हम समझते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, कई बार जो बोमेन कैप्सूल होता है ना, वो अच्छा वे मतलब अच्छा ब्लड तो लेता है, लेकिन उसके साथ ना कई बार अनवेस्टेड चीजें हमारे साथ आ जाती है। मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह हो गया, या फिर अनप्यूरिफिकेशन, मतलब जो भी ब्लड वगैरह है वो भी अपने साथ ले लेता है ना। वो चीजें पड़ेंगी। उससे पहले देखो ये क्या करता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड, excessive salt from the blood are filtered and initial filter enters into Bowman capsule of the nephron। मतलब ये जो भी अपने पास मैंने आपको बताया, चाहे एक्सेसिव सॉल्ट हो गया, ये सब कुछ फिल्टर होकर वापस फिल्टर होकर एंटर हो जाता है बॉमन कैप्सूल के अंदर। अगर कोई वेस्ट है तो वेस्ट ब्लड है उसको फिल्टर्ड करके वो बॉमन कैप्सूल अपने अंदर ले लेकर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसके अंदर, किसमें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर। अब कई बार अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी आ जाती है, वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। फिर से वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैसे, यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, amino acid, salt like a major amount of H2O from the filtered and reabsorbed back by capillaries surrounding the nephron। तो नेफ्रॉन के सराउंड में कुछ कैपिलरीज आपको मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, वापस सिलेक्शन करेंगे, मतलब जो अपने पास वेस्ट आ गया है उसको वापस सेलेक्ट करके, हाँ यहाँ पे देखो वापस सेलेक्ट करके वो रीअब्सॉर्ब करेगा चीजों को। तो यहाँ पे आपको जो है वो डायग्राम के थ्रू अच्छे से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। उसका बैठ के डायग्राम समझो। ओके, फिर भी नहीं समझ में आएगा, थ्योरी पढ़ के फिर समझो, और अच्छे से समझ में आएगा, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक की। तो ये ऐसे मतलब बता रखा है कैसे आपको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन के अंदर से। थर्ड पॉइंट पढ़े उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट आउट करो। तो नेक्स्ट देखो ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन समझने से पहले आप बताओ हमने दो पॉइंट पहले कौन से पढ़े। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा था बच्चों, उसमें हमने मतलब उसमें बॉमन कैप्सूल था जिसको कुछ भी दे दो वो हर चीज को ले लेगा, चाहे अनडाइजेस्टेड फूड दे दो,
अनप्यूरिफिकेशन वाटर दे दो, प्यूरिफिकेशन ब्लड दे दो, अच्छी चीजें बुरी चीजें मतलब कुछ भी वो दे दो उसको, वो सब ले लेगा। कौन? बॉमन कैप्सूल, वो सब कुछ ले रहा था। तब ग्लोमेरुलर ने बोला, बॉमन कैप्सूल तूने तो मेरा ग्लूकोज भी ले लिया, क्योंकि तू बुरी चीजें और अच्छी चीजें दोनों ले रहा है, तूने तो मेरा ग्लूकोज भी ले लिया। तब बॉमन कैप्सूल क्या करता है? सेकंड स्टेप करता है। तो सेकंड स्टेप कौन सा था अपना? रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, यानी कुछ चीजें जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है उनको सेलेक्ट करके, जैसे लाइक ग्लूकोज हो गया, मिनरल वाटर हो गए, उनको सेलेक्ट करके वो वापस अपने ही नेफ्रॉन की जो ट्यूब बताई थी उसमें भेज देता है, उसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, मतलब वो हमारी बॉडी के पार्ट में चला जाता है। वो करता है सेकेंड प्रोसेस। अब थर्ड प्रोसेस क्या है अपना? ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये क्या करता है? यूरिया, extra water and salt are secreted into the tubule which open up into the collecting duct and then into the ureter। ये क्या करता है? कुछ भी एक्स्ट्रा वाटर हो गया, यूरिन हो गया, यूरिया, सॉल्ट वगैरह जो चीजें मतलब वेस्ट है, उनको एक डक्ट के थ्रू यूरेटर में भेज देता है, यूरेथ्रा में भेज देता है, मतलब एक डक्ट के थ्रू। जिससे क्या होता है? जो भी वेस्ट है वो हमारा यूरिन भी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होता है और वो वाटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर यूरिन फॉर्मेशन में बाहर निकल जाता है। वो जो लास्ट प्रोसेस क्रिएट करता है वो करता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। इसमें हर प्रोसेस का मतलब सीक्रेशन हो जाता है वेस्ट वगैरह का, ठीक है, वो यूरिन फॉर्मेट में बाहर निकल जाता है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी अच्छे से कंप्लीट होता है। आज चैप्टर का भी एंड हो चुका है लाइफ प्रोसेस। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे शेयर करें, ताकि मैं आपको जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। और बाकी नोट्स आपके पास दे दिए गए हैं, डायग्राम्स अच्छे से है, बुक को देखो, लेबलिंग देखो, सब चीजें अच्छे से पढ़ो, तब आपको जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चैप्टर की। चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, टॉपिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तब आप हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होगा, ओके। उससे पहले देखो, मैं ना आपको डायग्राम बताना चाहती हूँ, एक आपकी ही एनसीईआरटी में है, यहाँ देखो। एक ये प्रोसेस है डायलाइसिस, हेमोडायलाइसिस। आपने कई बार सुना होगा किसी की किडनी जो है वो फेल हो जाती है, तब जिसकी किडनी फेल हो जाती है उनमें जो किडनी कैसे फंक्शन करती है, नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करेगा, वो जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, तब एक मशीन के थ्रू उसमें फिल्ट्रेशन होता है। एक मशीन लगाते हैं और पास में ह्यूमन बॉडी, यानी पास में किसी को भी मतलब ब्लड का वहां पे क्या हो जाएगा? प्यूरिफिकेशन होगा। उस मशीन के थ्रू बॉडी का वेस्ट जो है उस मशीन में जाएगा, प्यूरिफाई होके वापस उसकी बॉडी में भेज दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है एक मशीन के थ्रू होता है, इसीलिए इसको अपन कह सकते हैं कि ये क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है। इसमें है ना, वैसे आपको ये डायलाइसिस आपने कई बार सुना, लेकिन आपने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया डायलाइसिस प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये प्रोसेस बच्चों वही होता है, तो ध्यान रखना। अगर अब अगर कोई पूछ ले डायलाइसिस क्या होता है, तो ऐसा मत बोलना हमने तो पहली बार सुने, हमें नहीं पता। डायलाइसिस प्रोसेस यही होता है, ओके। ये आपकी बुक में दे रखा था इसलिए आपको बता लिया। जनरल चीजें हैं, ध्यान होनी चाहिए आपको। बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो छोटी छोटी चीजें तो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। इससे रिलेटेड पीडीएफ वगैरह जो भी आएगी आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगी। और डायग्राम्स वगैरह अच्छे से पढ़ना। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बायो में जितना हो सके डायग्राम्स पर ही ज्यादा फोकस करो, क्योंकि उससे आपके सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से अटेंड हो जाएंगे, ओके। तो अच्छे से बैठना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। थैंक यू सो मच।